आज हम एक ऐसे दिलचस्प केस का सच्चा वाकया बयान करने जा रहे हैं जिसमें दो मुजरिम खुद को फांसी से बचाने के लिए अपने केस की खुद जासूसी करने लगे। इन पर कत्ल का केस भी ऐसा था जो कि झूठ पर मबनी था। हालांकि एक लाश भी मिलती है। दो गरीब और सादा लोग मुजरिम जो एक प्रोफेशनल जासूस की तरह अपने केस की जासूसी करते हैं। जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो काम मुजरिम खुद करते हैं। इस केस से आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि जब कोई गरीब इंसान कानून के झमेलों में पड़ जाता है तो इससे किस कदर तकालीफ और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक लड़की जिसको अपनी माँ और भाई तो पहचान रहे थे, लेकिन पिता इसको अपनी बेटी मानने से इनकार कर रहा था। क्या ये दोनों मुजरिम इतने पापड़ बेलने के बावजूद खुद को फांसी से बचा पाते हैं? तारीख के इस मुनफरिद केस की सारी तफसीलात जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट सोनू सैनी केस। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट दौसा डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पर एक जगह है मेहंदीपुर बालाजी। आप लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा क्योंकि यहाँ पर बालाजी मंदिर है जहाँ पर दूर दूर से हजारों भक्त रोज आते हैं हनुमान जी के दर्शन के लिए। इसी इलाके में एक आदमी रहता था, इसका नाम था सोनू सैनी। सोनू का एक दोस्त भी था गोपाल। ये अदयपुर का रहने वाला था। दोनों दोस्त साथ में एक ढाबे पर काम करते थे। इनकी ज्यादा कमाई धमाई थी नहीं। अगस्त 2015 में एक लड़की अपने पिता के साथ बालाजी मंदिर आती है दर्शन के लिए। लड़की का नाम था आरती गुप्ता और इसके पिता थे सूरज प्रकाश गुप्ता। ये उत्तर प्रदेश के वरिंदाबंद से राजस्थान आए हुए थे बालाजी टेम्पल में। जिस दिन ये मंदिर आए थे इत्तेफाक से इसी दिन सोनू सैनी भी बालाजी मंदिर आया हुआ था। यहीं पर सोनू की मुलाकात आरती से होती है। पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और इनकी फोन पर बातें शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद आरती अपने पिता के साथ वरिंदाबंद वापस चली आती है। फोन पर बातों के दौरान जब सोनू और आरती को लगा कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए तो आरती 5 सितंबर को अपने घर से भागकर सोनू के पास आ जाती है। अगस्त 2015 में दोनों की मुलाकात हुई और एक दूसरे से उन्हें प्यार हो गया और सितंबर में ये बंदी कोई कोर्ट जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। 8 सितंबर को इनकी शादी हुई। इस शादी के बारे में आरती के घर वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था। जब पिता को शादी के बारे में पता चला तो वो इससे नाखुश थे। इधर शादी करने के बाद आरती सोनू के घर आ गई। घर आते ही 2-3 दिनों के अंदर आरती का हाव भाव बिल्कुल बदल गया। ये सोनू से अलग अलग चीजों की डिमांड करने लगी। ये कहने लगी कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, गहने जेवर चाहिए और प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहिए। साथ में ये एक 4 पहिया गाड़ी भी मांगने लगी। सोनू सोचता है मैंने तो इससे शादी की है, ये मेरी पत्नी है, मेरे बारे में तो ये सब कुछ जानती है, फिर भी ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है, ऐसी चीजें क्यों मांग रही है। सोनू के पास तो खुद इतना सब कुछ नहीं था जो कि आरती मांग रही थी। ये तो एक ढाबे पर मुलाजिम था। भला ये 50,000 रुपए गहने जेवर कहाँ से ला कर देगा। शादी हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ था और आरती की ऐसी ऐसी फरमाइशें होनी शुरू हो गई थी। इन्हीं सब के चलते इन दोनों में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। शादी के 8वें दिन यानी कि 16 सितंबर को आरती घर से गायब हो जाती है। बिना बताए ये घर छोड़कर कहीं चली गई। यहाँ सोनू परेशान ये इधर उधर अपनी पत्नी को ढूंढने लगा। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जहाँ जहाँ आरती जा सकती थी सोनू वहाँ वहाँ इसे खोजता है लेकिन वो नहीं मिलती। कुछ वक्त बीता तो ये आरती के घर वालों से भी फोन करके बात करता है लेकिन वहां से भी कुछ पता नहीं चलता। बदनामी के डर से सोनू ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई। उसने सोचा कि कहीं आरती पुलिस में जाकर उल्टा इस पर डावरी का केस न कर दे कि मैं इसे दहशत के लिए परेशान कर रहा हूँ। इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। वो औरत है, कोई भी इस पर आसानी से विश्वास कर लेगा, भरोसा कर लेगा। सोनू परेशान होकर बिना कुछ खाए पिए उसे ढूंढता रहता है। उसने हर जगह पर देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। समय बीत रहा था। धीरे धीरे 2 हफ्ते गुजर गए। लगभग 2 हफ्तों के बाद 25 सितंबर 2015 को आरती के पिता वृंदावन पुलिस स्टेशन जाते हैं
और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। ये कहते हैं पिछले 2 हफ्तों से इनकी बेटी से बात नहीं हुई, वो लापता है। मुझे शक है कि इसके पति ने और पति के दोस्त ने मिलकर मेरी बेटी के साथ कुछ किया है। पति का नाम है सोनू और इसके दोस्त का नाम है गोपाल। पुलिस केस तो दर्ज कर लेती है लेकिन मामले को सीरियस नहीं लेती। पुलिस कहती है ये आपसी झगड़ा होगा, बेटी गुस्सा होकर कहीं चली गई होगी, कुछ दिन में घर वापस आ जाएगी। पुलिस केस दर्ज कर लेती है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती। अब धीरे धीरे कुछ और महीने बीतते हैं। कुछ महीनों के बाद वंदावन पुलिस को नागला झींगा नाम की नहर से, जो वंदावन में है, यहाँ से पुलिस को एक लाश मिलती है जो किसी औरत की थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पहले इसकी कई फोटोग्राफ ली जाती हैं। इसमें पुलिस को याद आता है कि एक आदमी ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, कहीं ये लाश इसकी बेटी की तो नहीं। पुलिस पिता को फोन करती है। पिता वृंदावन पुलिस स्टेशन आते हैं। इनको इस लावारिस बॉडी का फोटोग्राफ दिखाया जाता है। फोटो में लड़की का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, लेकिन पिता इसको देखकर रोने लगे, यानी ये इसकी बेटी की लाश थी। सितंबर 2015 में आरती की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी, जो मार्च 2016 में कत्ल की रिपोर्ट में बदल गई। पुलिस के पास 2 नाम थे, सोनू और इसका दोस्त गोपाल। वृंदावन पुलिस फौरन राजस्थान के मेहंदीपुर गांव आती है। यहां से सोनू और इसके दोस्त गोपाल को अरेस्ट कर लेती है। इसके पास उन्हें वृंदावन लाया जाता है। वृंदावन लाकर पुलिस इन दोनों से आरती के बारे में पूछती है। सोनू कहता है हम तो इसे महीनों से ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं रही, वो कहीं चली गई है। पुलिस कहती है तुम दोनों ने आरती का कत्ल किया है और लाश हमें मिल चुकी है, हमें बता दो सच्चाई क्या है। ये दोनों कहते हैं हमने किसी को भी नहीं मारा। आरती तो 16 सितंबर को अचानक घर छोड़कर कहीं चली गई, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है, हम इसे कैसे मार सकते हैं। अब पुलिस दोनों को यानी सोनू और गोपाल को 3rd डिग्री टॉर्चर करती है। इनको उल्टा टांग कर मारा पीटा जाता है। पैरों के तलवे पर लाठी डंडे से बरसात की जाती है। सोनू के तो 2 नाखून भी उखाड़ लिए गए। टॉर्चर करने के दौरान पुलिस इनसे कह रही थी कि तुम दोनों मान लो कि आरती का कत्ल तुमने किया है। ये मार खा रहे थे लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थे कि कत्ल उन्होंने किया है। पुलिस इनको धमकी देती है कि मान लो वरना हम तुम्हारा इनकाउंटर कर देंगे, तुम पर पहले से ही कत्ल का इल्जाम है, कोई सवाल भी नहीं करेगा। इन दोनों ने पहले भी इनकाउंटर के किस्से सुन रखे थे। ये दोनों डर जाते हैं और मान लेते हैं कि कत्ल उन्होंने किया है। पुलिस चार्जशीट तैयार करती है और अब कोर्ट में इन पर मुकदमा शुरू होता है। सोनू और गोपाल जेल में कैद हो जाते हैं। इस दौरान वहां के एसपी ने पुलिस टीम को, जिन्होंने सोनू और गोपाल से कत्ल उगलवाया था, इनको 15,000 रुपए का इनाम दे देते हैं कि उन्होंने एक अनसुलझे केस को सुलझा दिया। समय बीत रहा था। सोनू और गोपाल जहां पर काम करते थे वहां के मालिक इनको अच्छे से जानते थे। उन्हें यकीन था ये कत्ल नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सोनू और गोपाल की तरफ से कानून की लड़ाई लड़ी। इस कानूनी लड़ाई के लिए सोनू के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए इससे कर्ज लेना पड़ा। गोपाल 9 महीने तक जेल में रहने के बाद बेल पर बाहर आ गया। 18 महीनों के बाद सोनू भी बेल पर बाहर आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। जेल से छूटने के बाद ये अपने घर पर जाते हैं। कत्ल के इल्जाम में सोनू और गोपाल जेल में थे। छोटे इलाके में ये बात छुपती नहीं है। जहां पर ये दोनों रहते थे वहां पर भी ये बात छुपी नहीं। पूरे इलाके में ये बात फैल गई थी। इनके घर से रिश्तेदारों ने रिश्ता तोड़ दिया। सोनू और गोपाल को समाज से बेदखल कर दिया गया। सोनू के भाई की शादी होने वाली थी, शादी भी टूट गई। कोई इनके घर पर लड़की देने को तैयार नहीं था। इनका कहना था अगर यहाँ पर बेटी आई तो पता नहीं वो जिंदा रहेगी भी या नहीं। गोपाल की तो अरेस्ट होने से पहले शादी फिक्स हो गई थी और 2 हफ्तों में इसकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन ये जेल चला गया। इसकी भी शादी टूट गई। कोई उन्हें अपनी बेटी दे नहीं रहा था।
लोगों ने भी इनसे रिश्ते तोड़ दिए थे। सोनू जब जेल चला गया तो इसके पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और इनकी मौत हो गई। सोनू के ऊपर एक और दुख का पहाड़ टूट गया। ये दोनों बार बार पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि हम बेकसूर हैं, हमने किसी को भी नहीं मारा है। आप एक बार केस की जांच तो करिए, आपको सच्चाई पता चल जाएगी। हमने इसे नहीं मारा है, इसका कातिल कोई और है। लेकिन पुलिस इनको डांट फटकार कर वहां से भगा देती है। जब उन्हें गुनाह को स्वीकार करने की धमकी दी जा रही थी तो इनको ये भी नहीं दिखाया गया कि उन्होंने किसको मारा है। केवल वो बोल रहे थे कि तुमने आरती का कत्ल किया है, ये बात एक्सेप्ट कर लो। दोनों ने एक दिन बैठकर आपस में कत्ल के बारे में बात की। इनको तो पता था कि उन्होंने कत्ल नहीं किया है, लेकिन फिर किसने किया है ये बात उन्हें खुद पता लगानी थी, क्योंकि पुलिस से अब कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मदद करेंगे। अगर इनकी बेगुनाही साबित नहीं हुई तो इनको फांसी या उम्र कैद होना तय था। ये दोनों फैसला कर लेते हैं कि ये अपने ऊपर लगे कत्ल के इल्जाम की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो काम पुलिस को करना चाहिए था मजबूरन अब उन्हें करना पड़ेगा। ये दोनों अब आरती के इलाके में जाते हैं आरती के बारे में पता लगाने के लिए। आरती के घर वालों से पूछते हैं, इनके माँ बाप से बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है। वो तो खुद इनसे गुस्सा थे। ये वहाँ आसपास के इलाके में भी पूछते हैं, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। अब ये मेहदीपुर वापस आ जाते हैं। यहाँ पर ये अपना काम भी कर रहे थे और फ्री टाइम में आरती के बारे में पता भी लगा रहे थे। सोनू जानता था कि आरती क्यों घर छोड़कर चली गई थी। उसने अपना दिमाग दौड़ाया और अब इसे एहसास होने लगा कि इसका कत्ल नहीं हुआ है, वो जिंदा है। अब बस इसे ढूंढना था। उन्होंने अपने दोस्तों से भी कहा कि आरती के बारे में पता लगाओ। धीरे धीरे इस तफ्तीश को लगभग 7 साल बीत गए। 2016 से 2022 आ गया। इस दौरान वो अलग अलग भेष बदलकर आरती के दूर दूर के रिश्तेदारों से मिलकर आए, अलग अलग गाँव में घूमे। इनसे जितना हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन आरती का कुछ भी पता नहीं चला। 2022 की शुरुआत में एक लड़का सोनू की दुकान पर आता है जहां पर यह काम करता था। इस लड़के ने भी सोनू और गोपाल के बारे में सुन रखा था। ये लड़का सोनू से कहता है, मेहदीपुर से कुछ दूर एक गांव पड़ता है, विशाला गांव, और मैं इस गांव में रहता हूं। मैंने वहां पर एक औरत को देखा है जो बिल्कुल तुम्हारी पत्नी आरती के जैसे लगती है। जब तुम जेल चले गए तभी से वो औरत मेरे गांव में रहती है। इसका एक पति भी है। मैंने कुछ लोगों से पता किया, उन्होंने बताया कि 2015 में इसकी शादी हुई थी और तभी से वो वहां पर रहती है। सोनू और गोपाल को उम्मीद की किरण नजर आने लगी, लेकिन ये भी था कि अगर वो ऐसे ही इस गांव में पहुंच गए तो कहीं आरती वहां से भाग ना जाए, फिर हम इसे कहाँ ढूंढेंगे। सोनू और गोपाल अपना प्लान बनाते हैं। उन्होंने अपना भेष बदला, कुर्ता पाजामा पहना, सर पर पगड़ी पहनी और विशाला गांव में पहुंच गए। अगर ये ऐसे ही चले जाते तो दिक्कत हो जाती, क्योंकि गांव में अगर अनजान व्यक्ति आता है तो लोग इससे घूरते हैं। लोगों की नज़र इन पर ही होती है, इसलिए दोनों राजस्थानी पहनावे में वहां पर जाते हैं। ये दोनों ऊंट के व्यापारी बने हुए थे और गांव में जाकर लोगों को बोल रहे थे कि हम ऊंटों का व्यापार करते हैं, उन्हें खरीदते बेचते हैं। अगर यहाँ आसपास कोई ऊंट बेच रहा हो या फिर हमसे खरीदना चाहता हो। ये दोनों आरती के घर के पास भी जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आरती घर से बाहर नहीं निकलती ताकि ये कंफर्म कर सके कि सच में वो आरती है भी या नहीं। इनका ये प्लान फेल हो गया। पहला प्लान फेल होने के बाद अब ये दूसरा प्लान बनाते हैं। इनको अब ऐसा कैरेक्टर सोचना था जिससे घर की औरतें भी बाहर आएं। ये बहुत सोचते हैं और सब्जी वाले के कैरेक्टर में खुद को तैयार करते हैं। आप तो जानते ही होंगे, अगर कोई सब्जी वाला गांव या मोहल्ले में आता है तो ज्यादातर औरतें ही इससे सब्जी लेती हैं, इसलिए उन्होंने सब्जी वाले का कैरेक्टर चुना। इसके बाद ये सब्जी की रेडी लेकर के विशाला गांव पहुंच गए और चिल्ला चिल्ला कर सब्जियां बेचना शुरू कर देते हैं। ये कई दिनों तक इस गांव के चक्कर काटते रहे। जिस घर पर उन्हें शक था कि आरती यहाँ पर रहती है, वहां पर भी ये चिल्ला चिल्ला कर सब्जी बेचते हैं। एक दिन इस घर से एक औरत बाहर निकलती है
और सोनू की रेहड़ी पर सब्जी लेने के लिए आती है। सोनू इस औरत को देखते ही पहचान जाता है। 7 साल पहले जिस औरत के कत्ल के जुर्म में सोनू 1.5 साल तक जेल में रहा, ये बेल पर बाहर है। मुकदमा अभी भी चल रहा है। जिस औरत के चक्कर में इसे फांसी या उम्र कैद होने वाली थी, वो औरत जिंदा थी। वो सोनू की पत्नी आरती थी। ये वहां पर कुछ नहीं करता। सब्जी बेचने के बाद सीधा अपने घर पर आता है। अपना सारा सामान यहाँ पर रखने के बाद ये सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। मेहंदीपुर पुलिस ने ही वृंदावन पुलिस की मदद की थी सोनू और गोपाल को अरेस्ट कराने में। सोनू मेहंदीपुर पुलिस स्टेशन जाता है और वहां के इंचार्ज से कहता है, आप लोगों ने जिस औरत के कत्ल का इल्जाम मेरे और गोपाल के ऊपर लगाया है, वो औरत जिंदा है और वो इसी गांव के फलां घर में रहती है। थाने का इंचार्ज कहता है, तुम्हारे केवल कहने से ये साबित नहीं होगा। तुम इसके जिंदा होने के सारे सबूत लेकर आओ। कोई कागज लेकर आओ जिस पर वो जिंदा हो, क्योंकि वो हमारे कागज में मर चुकी है। कानूनन वो मर चुकी है। इसका कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ तभी कुछ हो सकता है। अब सोनू वापस से घर आता है। गोपाल और ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं आरती का आईडी प्रूफ लाने का। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त को तैयार किया। वो दोस्त भी इन दोनों पर भरोसा करता था कि ये कातिल नहीं है। इस दोस्त का करैक्टर था एक सरकारी कर्मचारी का। ये दोनों खुद गांव में नहीं गए क्योंकि इस प्लान में काफी बातचीत करनी थी। अगर आरती ने सोनू की या फिर गोपाल की आवाज पहचान ली तो वो कहीं भाग सकती है। फिर इसे इतने बड़े देश में कहां कहां ढूंढेंगे। उन्होंने एक दोस्त को तैयार किया, इसको सरकारी कर्मचारी बनाया। दोस्त को गांव में जाकर सर्वे करना था। आपने तो सुना ही होगा, स्वच्छ भारत अभियान। इसके तहत दोस्त को सर्वे करना था कि गांव में किसके पास टॉयलेट है और किसके पास नहीं है। जिसके पास है इसका तो ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं है सरकार इसे 2 लाख रुपए देगी घर पर टॉयलेट बनाने के लिए। दोस्त गांव में जाता है और सर्वे करता है। 4-5 घरों में पूछने के बाद ये आरती के घर पर जाता है। इनसे कहता है सरकारी योजना की तरफ से अगर घर पर टॉयलेट नहीं है तो 2 लाख मिलेंगे इसे बनाने के लिए। घर के लोग लालच में आ जाते हैं। ये कहते हैं हमारे घर पर भी टॉयलेट नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। ये सरकारी कर्मचारी कहता है ठीक है, लेकिन 2 लाख ट्रांसफर करने के लिए मुझे आपके घर के लोगों का आईडी प्रूफ चाहिए। इसी के तहत ही पैसे ट्रांसफर होंगे। घर का कोई मेंबर सबका आईडी प्रूफ लेकर आता है, लेकिन इसमें घर के आदमियों का ही आईडी था। ये सरकारी कर्मचारी कहता है 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने लोग भी घर में हैं, औरत हो या फिर मर्द, सबके आईडी कार्ड चाहिए। कुछ मिनटों में घर का कोई और मेंबर घर के सभी लोगों का लीगल डॉक्यूमेंट लेकर आता है। दोस्त इन डॉक्यूमेंट्स को देखता है। इसमें आरती का भी डॉक्यूमेंट था। दोस्त सभी कागजों को अपने पास रख लेता है। ये कहता है कल वेरिफिकेशन के बाद आपके कागज को वापस कर दूंगा। इसके बाद ये वहां से चला जाता है। ये सीधे जाता है सोनू और गोपाल के पास। इनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे देता है। इनमें आरती का भी डॉक्यूमेंट था। इसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब उन्हें एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिल गया जिससे साबित हो जाएगा कि आरती जिंदा है। दोनों सीधे भागकर जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां के इंचार्ज को आरती के डॉक्यूमेंट दे देते हैं। पुलिस इसे देखती है। ये सच में आरती के जिंदा होने के सबूत थे। अब उन्हें लगता है कि कुछ करना पड़ेगा। ये खबर बाहर आई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। ये कागज को लेते हैं और वृंदावन पुलिस को कांटेक्ट करते हैं क्योंकि ये केस वहां पर रजिस्टर हुआ था। मेहंदीपुर पुलिस कहती है वृंदावन पुलिस से आपके पास जिस औरत के कत्ल का मुकदमा चल रहा है वो औरत जिंदा है। इसके जिंदा होने के हमारे पास सबूत हैं। अब वृंदावन पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। आरती के डॉक्यूमेंट वृंदावन भेजे जाते हैं। सोनू और गोपाल भी वृंदावन जाते हैं। जिस एसपी ने कत्ल की गुत्थी सुलझाने का इनाम पुलिस वालों को दिया था, सोनू और गोपाल इनसे मिलते हैं। इनको सारी चीजें बताते हैं। एसपी को भी लगा कि अगर ये चीज मीडिया में आई तो लफड़ा हो जाएगा, बदनामी होगी।
मेहंदीपुर पुलिस दोनों के बताए हुए एड्रेस पर जाती है। आरती जिस घर में थी वहां से इसे उठाकर वृंदावन पुलिस के हवाले किया जाता है। पहले तो आरती खुद को आरती मानने से इनकार कर रही थी, फिर इसके डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं। आरती के माता पिता और भाई को भी बुलाया जाता है। माँ और भाई आरती को पहचान रहे थे, लेकिन बाप इसे पहचानने से मना कर रहा था। पिता कहते हैं ये मेरी बेटी नहीं है। अब पुलिस परेशान हो जाती है, सोचती है ये कैसा मामला है। माँ और भाई आरती को पहचान रहे हैं, लेकिन बाप मना कर रहा है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब पुलिस पिता से कहती है ठीक है, हम मान लेते हैं ये आपकी बेटी नहीं है, फिर तो हमें डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा आपकी बात को सच साबित करने के लिए। बाप ने डीएनए सैंपल देने से मना कर दिया। बाद में थक हार कर ये भी मान गए कि ये लड़की इनकी बेटी है। वृंदावन पुलिस घर वालों से कहती है आप लोग जा सकते हैं, बाद में आगे की जांच के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब आरती के माँ बाप और भाई अपने घर चले गए। पुलिस आरती से पूछती है तुमने ऐसा क्यों किया, तुम सोनू का घर छोड़कर क्यों चली गई। अब आरती अपना बयान देती है जब इसकी शादी सोनू से हुई तो शादी के बाद सोनू इसे पसंद नहीं आया। ये सोनू के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता नहीं सकती थी, इसलिए उसने ऐसे मांग किए कि सोनू इसे पूरा न कर पाए, और इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और आरती 16 सितंबर 2015 को सोनू का घर छोड़कर चली गई। इसके बाद ये राजस्थान में ही इधर उधर भटकने लगी। अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए ये किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने लगी। इसी में इसको एक ट्रक ड्राइवर से प्यार हो जाता है। इसका नाम था भगवान सिंह। ये इसी आदमी के साथ शादी कर लेती है। शादी के बाद ये विशाला गांव में आ गई और अपने पति के साथ रहने लगी। चूंकि पति एक ट्रक ड्राइवर था तो वो हमेशा घर से बाहर ही रहता था। कुछ अरसे बाद आरती का इसके देवर से कुछ झगड़ा हो गया था, जिसके बाद देवर इसे बहला फुसलाकर कच्चा मन नाम की जगह पर ले गया और 5 लाख रुपए में बेच दिया। इस समय के बाद जब आरती को इस बात का एहसास हुआ तो ये मौका पाकर वहां से भाग निकलती है और अपने दूसरे पति के घर विशाला आ जाती है। इसको पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था, लेकिन ये कहती है ये हमारे परिवार का मामला है, इससे हमने घर पर ही सुलझा लिया। पुलिस आरती से ये भी पूछती है कि जो लाश वृंदावन के एक नहर के पास से मिली वो किसकी है। आरती को इसके बारे में नहीं पता था, ये मना कर देती है, लेकिन इस सवाल का जवाब केवल एक ही इंसान दे सकता था जिसने इस लाश को अपनी बेटी के तौर पर पहचाना था, यानी आरती के पिता सूरज प्रकाश गुप्ता। जब पुलिस गुप्ता से पूछती है तो इनका कहना था कि उन्होंने फोटो में इसे देखा था और इसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। मैं अपनी बेटी के लिए परेशान था, इसलिए मुझे लगा कि वो मेरी बेटी है। हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब सोनू और गोपाल कत्ल के लिए अरेस्ट हुए थे तो आरती को भी ये बात पता थी। ये अपने पिता के कांटेक्ट में भी थी, लेकिन फिर भी ये पुलिस में जाकर अपने पहले पति को नहीं बचाती। ऐसा करने की वजह ये भी थी कि इससे लगता था कि इसके पहले पति के बारे में अगर दूसरे पति को पता चलेगा तो ये शादी टूट जाएगी, और ये अपने दूसरे पति के साथ बहुत खुश थी। इस केस की वजह से सोनू और गोपाल ने बहुत कुछ खो दिया, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। सोनू ने तो अपने पिता को भी खो दिया था, क्योंकि वो अपने बेटे के जेल जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, और वो भी कत्ल के इल्जाम में। इस केस के चक्कर में सोनू के ऊपर करीब 20 लाख रुपए का कर्ज आ गया था, सारी कानूनी लड़ाई के चक्कर में। तो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।